अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक क्वेश्चन। हमने अक्सर देखा है कि केमिस्ट्री को लोग रटते हैं, जो याद करते हैं वो रटते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं वो पढ़ते ही नहीं हैं, वो छोटी छोटी चीजें भी नहीं सुना पाते हैं, मात्रक पूछो वो नहीं बता पाते हैं। कई लोग बहुत अच्छा सुनाते हैं, कुछ भी पूछो तो बहुत अच्छा सुनाएंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से रट लेते हैं। पता चला कि हमने नॉर्मलता पूछी तो पूरा एकदम बिल्कुल सही सुनाते चले जाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक। और जब हम उनसे नॉर्मलता में पूछते हैं कि बताओ ग्राम तुल्यांक क्या होता, तो कल की क्लास में मैंने ग्राम तुल्यांक के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि यार ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है। जैसे अभी मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों में से सभी ने लगभग बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन ग्राम तुल्यांक अगर हम पूछें तो शायद इस बैच में कुछ ही लोग होंगे जो इस बात का सही आंसर दे पाए कि हाँ सर ये होता है ग्राम तुल्यांक, और ज्यादातर कह देंगे सर हमें नहीं मालूम ग्राम तुल्यांक क्या होता है। जबकि सच कहें तो ग्राम तुल्यांक उसी नोट्स में उसी डेफिनेशन में लिखा हुआ। तो जैसे अगर हम तुमसे कहें ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि पदार्थ के भार और तुल्यांकी भार के अनुपात को ग्राम तुल्यांक कहते हैं। ये लिखा हुआ है, कल ही मैंने लिखवाया कि जहां ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखी हुई है अपन उसकी जगह लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो वही तो है ग्राम तुल्यांक। तो अगर हमसे कोई पूछे ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तो विलेय के भार और विलेय के तुल्यांकी भार के अनुपात को उसका ग्राम तुल्यांक कहते हैं। या और सरल बोल दो कि जब किसी पदार्थ के भार में उसके तुल्यांकी भार से भाग दे दिया जाता है तो हमें ग्राम तुल्यांक प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग जब पढ़ा करें तो हम लोग इन शब्दों को सोच के पढ़ा करें। जैसे हम किसी से पूछते हैं मोलरता की परिभाषा क्या है, तो वो सुना देता है। और जब हम कहते हैं अच्छा बताओ मोल क्या है, तो कहता हमें आता नहीं है सर, ये तो मालूम ही नहीं मोल क्या है। अरे भाई, जब हमने मोलरता का फॉर्मूला ड्राइव कराया तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि हम विलेय के मोलों की संख्या की जगह लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। तो वही तो है मोल, यानी किसी भी पदार्थ के भार और अणुभार के अनुपात को हम लोग मोल कहते हैं। या ऐसे बोल दो कि जब किसी पदार्थ के भार में अणुभार से भाग देते हैं तो उसे मोल बोलते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है हम जब पढ़ाई करें तो रटे नहीं, केवल अभ्यास करें। और अभ्यास करते समय हमें हर एक पॉइंट को सोच के अभ्यास करना चाहिए। तो आप लोगों को अगर अपनी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनाना, कॉन्फिडेंट केमिस्ट्री बनाना, तो आपको इन चीजों पर विचार करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है आईआईटी का पेपर कठिन नहीं आता, लेकिन उनके लिए कठिन है जो विचार नहीं करते, सोचते नहीं है। जिनके सोचने की शक्ति कमजोर है वो आईआईटी का पेपर नहीं कर पाते, चाहे उन्हें कितनी भी केमिस्ट्री आती है। मतलब जो व्यक्ति सिर्फ केमिस्ट्री रटेगा वो आईआईटी नहीं निकाल पाएगा, आईआईटी में केमिस्ट्री वाला पार्ट नहीं कर पाएगा वो कभी भी। जो सिर्फ रटेगा, जो समझ के पढ़ेगा, वो आईआईटी निकालता है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है और अभी से ये चीजें छोटी छोटी दिमाग में रख के चलना। अब मैंने आपसे एक चीज बताई कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि यार जब मोलरता का मात्रक तो होता है मोल प्रति लीटर, मोललता का होता है मोल प्रति किलोग्राम, नॉर्मलता का होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, तो फिर मोल प्रभाज का मात्रक क्यों नहीं होता? और हम आपसे उल्टा पूछ लें कि मोल प्रभाज का मात्रक क्यों नहीं है, तभी मैं चैलेंज करता हूं इसका आंसर आप सब जानते हैं, सब गणित के स्टूडेंट हैं, सब जानते हो इसका आंसर। उसके बाद भी अगर मैं कह दूं कि मोल प्रभाज का बेटा बताओ मात्रक क्यों नहीं है, तो आप कहोगे सर हमें नहीं मालूम है। तो आप लोग जब पढ़ाई करें तो थोड़ा सा अभ्यास के साथ करें, सोच के करें, चिंतन के साथ पढ़ाई करें। खास तौर पे केमिस्ट्री में तो ऐसा ही है।
बाकी सब्जेक्ट का मुझे मालूम नहीं। समझ में आ रही है ना? तो मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे भाई याद करो, विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर सूत्र होता है विलेय के मोल बटे होता है विलायक के मोल। विलायक के प्लस क्या होता है? विलेय के मोल। विलेय के मोल क्या आप जानते हैं? मोल कॉमन है दोनों, और जब मोल कॉमन है तो ऊपर वाले मोल से नीचे वाले मोल कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता। आ रही ना समझ में? yes, ऐसा नहीं है कि ऐसा आपके साथ है। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से 99% बच्चों का यही हाल है। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप किसी से पूछ लेंगे तो वो मोल प्रभाज की परिभाषा तो जानता होगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा इसका मात्रक क्यों नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं है, सब ज्यादातर बच्चे आजकल मैथ साइड होते हैं। अपने एरिया में तो 95% मैथ साइड बच्चा है, फिर भी सोचो वो ये नहीं बता पाएगा क्यों नहीं होता, जबकि उसमें क्या था बताने में? कुछ नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो आपको चिंतन के साथ पढ़ाई करना है, और आप में से जो भी ऐसा करेगा वो आने वाले समय के इंटेलिजेंट बच्चों में शामिल होगा। एक एवरेज स्टूडेंट और इंटेलिजेंट में बस यही एक छोटा सा फर्क है कि वो ये चीजें सोच के चलता है। समझ में आ रही ना? तो हम उम्मीद करते हैं कल से आप लोगों की पढ़ाई में ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। चलिए हम लोग फिलहाल आज की क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक टॉपिक, और टॉपिक का नाम है अर्ध पारगम्य झिल्लियां। कौन सी झिल्लियां? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये अर्ध पारगम्य झिल्लियां क्या होती हैं? पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान सब लोग लगा दें अपना समझने में। कोई बोलेगा नहीं, पहले पूरी तरीके से दिमाग में उसको सेट करो हम क्या बोल रहे हैं। सुनो जरा, वे जैविक और रासायनिक झिल्लियां, वे जैविक और रासायनिक झिल्लियां जिनसे होकर विलायक के कण तो गुजर जाते हैं। जिनसे होकर विलायक के कण क्या हो जाते हैं? जिनसे होकर विलायक के कण तो गुजर जाते हैं, लेकिन विलेय के कण नहीं गुजर पाते। विलेय के कण नहीं गुजर पाते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। तो वे जैविक और रासायनिक झिल्लियां जिनसे होकर विलायक के कण तो गुजर जाते हैं, लेकिन विलेय के कण नहीं गुजर पाते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मैंने बोला कि वे जैविक और रासायनिक झिल्लियां जिनसे होकर विलायक के कण तो गुजर जाते हैं, लेकिन विलेय के कण नहीं गुजर पाते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अंडे की झिल्ली। आपने शायद अगर देखा हो तो जब आप अंडे को तोड़ते हैं तो इसके यहां पर आपने देखा एक झिल्ली चिपकी होती है, पर्दे जैसा पार्ट लगा होता है। वो जो पर्दा लगा है उसी को कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अगर आपने अंडा नहीं भी देखा हो तो कोई बात नहीं, अगर आपने प्याज की अवतल वाली सतह को नाखून से खुरचा होगा तो आपने देखा होगा एक हल्के सफेद रंग की झिल्ली बाहर निकल आती है, वो झिल्ली कहलाती है अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या कहलाती है? अगर आपने अंगूर को कभी खुरचा हो अपने नाखून से तो आप देखेंगे खरोंचने पर एक हरे रंग की झिल्ली बाहर आ जाती है, उस झिल्ली को कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। हमारे शरीर की कोशिकाओं पर भी एक झिल्ली चढ़ी होती है जिसे हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसके अलावा मैं आपको बता दूं
कि एक और अर्धपारगम्य झिल्ली बड़ी फेमस है जिसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली। किसकी? कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इनमें से अंडे की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, अंगूर की झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इन सबको प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। और जो कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली है इसे हम जैविक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्लियों के लिए ही यहां शब्द इस्तेमाल किया गया है जैविक, यानी जो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है उन्हें हम लोग जैविक अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोल देते हैं। और जो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली मैंने बताई कॉपर फेरोसाइनाइड की, इसी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अगर कोई पूछे कि अर्धपारगम्य झिल्लियां क्या हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, तो बड़ा आसान है, बहुत मजे से इंटरेस्ट से बताया आप कि वे जैविक और रासायनिक झिल्लियां जिनसे होकर विलायक के कण तो गुजर जाते हैं लेकिन विलय के कण नहीं गुजर पाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। जैसे अंडे की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, अंगूर की झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली आदि। इनमें से अंडे की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली को हम नाम देते हैं क्या? प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली या जैविक अर्धपारगम्य झिल्ली, जबकि कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली को कहा जाता है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, ऐसी को बोल देते हैं रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली। तो मुझे लगता है आपको अर्धपारगम्य झिल्ली समझ में आ गई, सबको आ गई है, किसी कोई दिक्कत? तो एक बार बिल्कुल अंतिम बार लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वे जैविक और रासायनिक झिल्लियां, कौन सी झिल्लियां? वे जैविक और रासायनिक झिल्लियां जिनसे होकर विलायक के कण तो गुजर जाते हैं। कौन से कण गुजर जाते हैं? विलायक के कण तो गुजर जाते हैं लेकिन विलय के कण नहीं गुजर पाते हैं। उन्हें क्या नाम देते हैं? उदाहरण है इसका अंडे की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, अंगूर की झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ऐसा नहीं इतनी है, इसके अलावा सैकड़ों और भी निकल आएंगी, समझे ना। इसके अलावा कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, इनमें से अंडे की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, अंगूर की झिल्ली, कोशिका झिल्ली और वगैरह वगैरह बहुत सारी, उनको हम लोग प्राकृतिक या जैविक अर्धपारगम झिल्लियां कहते हैं। जबकि कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली को हम लोग कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो मैं चाहता हूं ये टॉपिक आपको, मुझे लग रहा है, क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया। कोई किसी की क्वेरीज? कुछ नहीं ना। चलिए फिलहाल मैं अब आपको इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और जिसका नाम है, हम लोग पढ़ेंगे परासरण। क्या नाम है टॉपिक का? परासरण को इंग्लिश में हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो देखिए ये परासरण होता क्या, आइए हम लोग आज परासरण की परिभाषा समझते हैं। परासरण क्या होता है बेटा? जब विलायक और विलयन को, ये मान लिया हमने विलायक है और ये हमने मान लिया कि विलयन है, तो जब विलायक और विलयन को, ये विलायक है, ये क्या है? विलायक, और ये क्या है? विलयन। तो जब विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है, जब विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, तो बीच में डॉट वाली झिल्ली है, या अर्धपारगम्य झिल्ली मान रहे हैं हम लोग इसे। तो जब विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो विलायक के कण विलयन की तरफ गति करने लगते हैं। विलायक के कण कहाँ गति करने लगते हैं? विलयन की तरफ गति करने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। तो जब विलायक और विलयन को, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से, अगर हम किसी से पूछें तो वो मुझे रिप्लाई भी करेगा कि जब विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो बेटा विलायक के कण विलयन की तरफ गति करने लगते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। बेटा जैसे एक उदाहरण देता हूं कि अगर हम लोग किशमिश को पानी में डालते हैं, ये हमने मान लिया किशमिश है और किशमिश को हमने किसमें डाल दिया? पानी में डाल दिया।
तो बेटा जब किशमिश को पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद किशमिश फूल जाती है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किशमिश के अंदर जो द्रव भरा होता है उसकी सांद्रता ज्यादा होती है। किशमिश के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसकी सांद्रता ज्यादा है, पानी की सांद्रता कम है, पानी तो पतला होता है, जिससे परासरण की क्रिया के कारण से पानी किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है और किशमिश फूल जाती है। चूंकि पानी अंदर प्रवेश कर रहा है अतः इस क्रिया को हम अंतः परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पानी किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहा है ना, तो इस क्रिया को क्या नाम देते हैं? अंतः परासरण कहते हैं। तो आपको याद रखना हैगा कि जब हम लोग किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है। और क्यों फूल रही है? क्योंकि किशमिश के अंदर भरे हुए द्रव की सांद्रता पानी से ज्यादा होती है, जिससे परासरण की क्रिया के कारण से जो पानी था वो किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है और किशमिश फूल जाती है। क्योंकि पानी किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहा है अतः इस क्रिया को हम अंतः परासरण कहते हैं। अब आता है इसी में आगे कि अगर हम लोग अंगूर ले लें, क्या ले लें? अंगूर। और अगर इस अंगूर को नमक के संतृप्त विलयन में डाल दें तब क्या होगा? अगर हमने अंगूर को कहां डाल दिया? नमक के संतृप्त विलयन में डाल दिया। ध्यान देना। तो अगर अंगूर को नमक के संतृप्त विलयन में डाला जाता है तो आप क्या देखेंगे कि कुछ देर के बाद अंगूर सिकुड़ जाता है। तो अगर अंगूर को नमक के संतृप्त विलयन में डालते हैं तो अंगूर क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि नमक के संतृप्त विलयन की सांद्रता अंगूर के अंदर भरे द्रव से ज्यादा होती है। जो नमक का संतृप्त विलयन है इसकी सांद्रता अंगूर के अंदर जो द्रव भरा है उससे ज्यादा है, जिससे परासरण की क्रिया के कारण से अंगूर के अंदर से पानी बाहर आने लगता है। अंगूर के अंदर का पानी कहाँ आने लगता है? और अंगूर क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। चूंकि इस क्रिया में पानी बाहर आ रहा है अतः इसे हम लोग वही परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वही परासरण कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। तो आपको याद रखना हैगा कि अगर कोई पूछे परासरण क्या है तो आप बड़े मजे से आंसर देंगे। बिल्कुल लास्ट बार हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब लोग सुनाने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसे आंसर देना पड़ेगा। तो हमने बताया कि जब विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो कम सांद्रता वाले कण, कम सांद्रता मतलब विलायक के कण, तो विलायक के कण विलयन की तरफ गति करने लगते हैं। इस क्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर भरे द्रव की सांद्रता ज्यादा होती है पानी से, जिससे परासरण की क्रिया के कारण से जो पानी था वो किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता और किशमिश फूल जाती है। हम लोग आगे लिखेंगे कि इसी प्रकार से अगर आप अंगूर ले लें और उसे नमक के संतृप्त विलयन में डाल दें तो आप देखेंगे कि वो सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि नमक के संतृप्त विलयन की सांद्रता अंगूर के अंदर भरे द्रव से ज्यादा होती है, जिससे परासरण की क्रिया के कारण से अंगूर के अंदर का जो पानी था वो बाहर आ जाता है और अंगूर सिकुड़ जाता है। याद रखना इस क्रिया में, ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पानी किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग अंतः परासरण, इंग्लिश में से एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। अंतः परासरण या एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। और इस क्रिया में देखो पानी अंगूर से बाहर आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसे वही परासरण यानी एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या किसी को कोई दिक्कत समझ में आया ना? परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली भी अच्छे से आई ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। तो अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप रिप्लाई करेंगे ना? आंसर देंगे ना? सुना सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड।